है। शायद कुछ लोग इस बात पे सहमत हो या ना हो, लेकिन जब यदि समाज में महिला निरापद रूप से सभी प्लेटफॉर्म्स पर अगर सहभाग कर सकती है और साथ ही साथ यदि हम देखें कि यदि महिलाओं का सहभाग समाज जीवन में बढ़ता है तो ऐसे कई एस्टीमेट से हाल ही एक इकोनॉमिक एस्टीमेट ऐसा भी आया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट में 60% इंक्रीज हो जाएगा अगर महिलाओं की सहभागिता व्यवसाय, समाज जीवन, राजनीति इन सब में बढ़ती है। तो मैं 2-3 सक्सेस स्टोरीज से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। यहाँ बैठे लोगों में किसी ने यामिनी मजूमदार के बारे में पढ़ा है या सुना है क्या? शायद किरण मजूमदार शाह के बारे में सब लोगों ने सुन रखा होगा। जब उसने अपना बायोकॉन वेंचर शुरू किया तो उसके पास 10,000 रुपए की कैपिटल थी और एक किराए का गैराज था, और बैंक के पास गई तो बैंक ने कह दिया कि भाई गुड़िया, तुम्हारे पास किराए का गैराज है और 10,000 रुपए हैं और हम तुमको लोन नहीं दे सकते। लेकिन उसने अपना जो अनुसंधान कार्य था बायोफार्मास्यूटिकल्स में वह जारी रखा और धीरे धीरे आज उसकी जो बायोकॉन है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी बन गई। और जब वह उसका पब्लिक इशू लाई, शेयर्स जारी किए तो 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। वो हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला बन गई, किरण मजूमदार शाह। और आज बायोकॉन विश्व की 5वीं सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जिसके टीके और जीवन रक्षक दवाइयां 109 देशों में निर्यात होती है। और किरण के पिताजी के देहावसान हो गया उस समय उसकी मां यामिनी मजूमदार की आयु 64 वर्ष थी, 64 इयर्स। तो किरण मजूमदार अपनी मां की देखभाल कर सकती थी, लेकिन उसने उसको इंस्पायर किया कि मां तुम भी अपना कुछ काम शुरू करो, और उसने लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया। और आज वो यामिनी मजूमदार 88 इयर्स की एज में है। 49 उसमें एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉइज हैं उसके, उस लॉन्ड्री के बिजनेस में काम करते हैं, उसके कर्मचारी और अधिकारी हैं, और वो बिल्कुल बिना स्टिक के चलती है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि 64 साल के बाद या 60 साल के बाद ही रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन पर जीवन निर्वाह करते हैं, वो सोचते हैं अब कुछ भी हमारे लिए करने को नहीं है। तो इसलिए महिला जब संकल्प लेती है तो किरण और उसकी माताजी दोनों का ही जो एक सक्सेस स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि यदि महिला स्वयं अपना निर्णय ले, और इस बारे में आइंस्टीन का एक कथन है, इसको अन्यथा नहीं ले, जो उनका कथन है उसी को मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो महिला भीड़ का अनुसरण करती है वह भीड़ में खो जाती है, और जो स्वतंत्र अपना निर्णय लेकर अकेले चलने का निर्णय करती है वह अपनी पहचान बनाती है और दूसरे लोग उसका अनुसरण करने को बाध्य होते हैं। तो इसलिए मैं इसी सक्सेस स्टोरी के साथ प्रारंभ करने के साथ एक और सक्सेस स्टोरी अपनी बात के प्रारंभ में जोड़ देना चाहता हूं। यह थी एक अकेली महिला की पहल। हम अगर दूसरा उस पे आए तो जया बहन, जयवंती बहन, ये जो 7 महिलाएं थी मुंबई में, और उन्होंने 1959 में एक 80 रुपए उधार लिए और सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अपने घर की दुछत्ती पर
7 महिलाओं ने इकट्ठा होकर तय किया हम पापड़ बनाने का व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, और 80 रुपए उसके लिए उन्होंने उधार लिए। और फिर देखा कि मुंबई में बारिश के मौसम में पापड़ सूखते नहीं हैं, तो उन्होंने फिर 150 रुपए उधार लिए और 5 लोहे के खाट खरीदे, फ्लैट शीट वाले, 5 स्टोव खरीदे, और वो नीचे स्टोव जलाकर, केरोसिन के स्टोव जला के, और वो उस खाट की प्लेट को गर्म रख के और पापड़ उस पर सुखाती थी, और 4 पैकेट पापड़ के प्रारंभ में उनके बनते थे। आज वो 800 करोड़ के टर्नओवर वाली लिज्जत पापड़ वाला जो महिला गृह उद्योग है, जिसमें 43,000 महिलाएं आज नियोजित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई इस प्रकार की परंपरा से हटकर यदि पहल की जाती है महिलाओं के द्वारा भी, तो निश्चित रूप से वह एक अपने आप में बहुत सफल और अनुकरणीय कहानी बन सकती है। आज यदि हम देखें तो आज एक स्कूल प्रेनियर्स का वर्ग बन रहा है, और एक श्री लता है शायद नाम, 17 वर्ष की वह बालिका है, और उसने अपना वेंचर श्री लक्ष्मी सुरेश, उसने अपना ई डिजाइन टेक्नोलॉजी करके और वेंचर शुरू किया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, और आज उसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक है इस साल में। इसके साथ साथ एक और सक्सेस स्टोरी मैं प्रारंभ में कोट कर देना चाहता हूं, जो एक प्रकार से अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अंकिति बोस, 27 वर्ष की उसकी आयु है, और उसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। ऐसे स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, यानी लगभग 7-7.5 हजार करोड़ रुपए जिसका मार्केट वैल्यूएशन हो जाता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं स्टार्टअप जो। और वह जो है ऐसी पहली महिला है जिसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है, इसी तरह से यदि हम देखें वंदना लूथरा, उसने अपना VLCC हेल्थ केयर का जो वेंचर शुरू किया, और आज उसको पद्मश्री मिला है 2015 में शायद। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाएं जिस किसी क्षेत्र में यदि प्रवेश करती हैं, और वहां तो हम देखते हैं बहुत अच्छी रोल मॉडल के रूप में उभरती हैं। लेकिन इस सब के उपरांत भी जैसा हम देखते हैं कि राजनीति, प्रशासन या अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता अपने देश में बहुत कम है। हमारे देश में आज अगर हम लोकसभा में देखें तो 11.8% 64 महिलाओं के साथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन है। स्वीडन में 45% विमेन पार्लियामेंटेरियंस है। अफ्रीका में रवांडा देश है, वहां 61.8% महिला सांसद हैं। ऐसे अगर हम देखें आज दुनिया में कोई 16 देश ऐसे हैं जिनमें 40% से ज्यादा विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं। हम चाहे लोकसभा में देखें, राज्यसभा में देखें, लगभग औसत दोनों में ही राज्यसभा में 11% की ही पार्टिसिपेशन है, और यूनियन कैबिनेट में भी पूरा हम मतलब जो है पार्टिसिपेशन देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने देश में यूं देखें तो महिलाओं की अपनी स्वतंत्र उपलब्धियां, जैसा मैंने कुछ उदाहरण दिए, इन दिनों अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के स्टार्टअप्स, उनकी वेंचर फंडिंग बहुत अच्छे से, तो जहां पर उनका मूवमेंट उनको सेफ लगता है वो अपना बिजनेस शुरू करती है। मान लो ई-कॉमर्स का वेंचर शुरू किया फाल्गुनी नायर ने न्याका.com, और आज वो 35,000 प्रोडक्ट्स का ई-कॉमर्स वेंचर चला रही है, और उसको चूंकि ऑनलाइन चलाना है इसलिए वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रही है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में चाहे राजनीति हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, सामाजिक आंदोलन हो, जन आंदोलन हो,
वहां पर कहीं कहीं महिला अपने आप को थोड़ा बहुत असुरक्षित वर्तमान परिवेश में, भी कल ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो यहाँ दिल्ली में ही कोई पार्किंग के बारे में समाचार था, अंडरग्राउंड पार्किंग है और उस एक महिला ने कहा कि साहब मैं वहां पार्किंग नहीं करती हूँ, मैं सड़क पर पार्किंग करती हूँ। एक बार मैं गई मेरी लड़की के साथ, तो वहां शराब पीते हुए कुछ लोग मिले और उन्होंने हमको घेर लिया और हमारा पीछा किया और हम बड़ी मुश्किल से वहां भागकर बचाए। तो उसके बाद उस पूरे रिपोर्टर ने ऐसी 10-12 महिलाओं का साक्षात्कार लिया जहां उस पार्किंग में उन सभी का यह कहना था कि उनके साथ कुछ न कुछ इस प्रकार की घटना घटी। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सार्वजनिक पार्किंग हो, चाहे अन्य कोई इस प्रकार के स्थल हो, जब तक महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती है तब तक वह इस प्रकार के सार्वजनिक जीवन के विभिन्न आयामों में सहभाग लेने में कहीं थोड़ा बहुत असुरक्षा की अनुभूति भी करती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं कि शायद हमारे देश में आज से 2300 वर्ष पहले जिस तरह के जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों में शायद महिला बिल्कुल समाज जीवन में अपने आप को निरापद पाती होगी। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 वर्ष तक राजदूत रहे, यूनान के राजदूत के रूप में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। वैसे 3 इंडिका है, एक इंडिका उनसे पहले की लिखी हुई है भारत की परिस्थितियों पर, एक इंडिका मेगास्थनीज की है और तीसरी इंडिका एरियन की है जो शायद 1100 कुछ के आसपास की लिखी गई है। उसमें मेगास्थनीज ने लिखा है, जो 2300 साल पहले यहाँ राजदूत है, उन्होंने कहा भारत में धर्म की मर्यादा इतनी ऊंची है कि यदि 2 राजाओं के सशस्त्र सैनिक भी परस्पर युद्धरत होते हैं तब भी किसानों के परिवार, पुरुष, स्त्री, बच्चे अपने खेतों में निरापद काम करते हैं, क्योंकि धर्म कहता है कि एक सशस्त्र सैनिक दूसरे सशस्त्र सैनिक पर ही आक्रमण कर सकता है। निहत्थी प्रजा चाहे शत्रु राजा की ही क्यों न हो, वे उसका उत्पीड़न नहीं करते थे। और अगर आज से 2300 साल पहले जो उसके ऊपर किसी तरह का दबाव प्रलोभन नहीं था मेगास्थनीज के ऊपर, और उसने अपनी इंडिका में ये लिखा और आज वह लिपिबद्ध अगर उपलब्ध है, तो हम कल्पना करें कि महिलाओं का जीवन 2300 वर्ष पूर्व इस देश में कैसा था। और आज हम जिस प्रकार के समाचार प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं, उससे यह लगता है कि कहीं न कहीं हमें अपने जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्यों को बदलने की आवश्यकता है। मैं कुछ ऐतिहासिक प्रसंग और लेकर आज के समय में किस प्रकार से महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाए या उसके लिए अनुकूलता क्या हो सकती है, और वर्तमान परिदृश्य पर आने के पूर्व कुछ और पीछे अगर हम जाएं तो शायद रामचरितमानस हम सबने पढ़ा है। वहां पर जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो कौशल्या जी को पता नहीं होता है, भगवान राम जब उनसे विदा लेने जाते हैं तो भाई यही सोच कर कि इनका अभिषेक होने वाला है, तो कहती है कभी कुछ नाश्ता कर लो और अब तुम्हारा अभिषेक होने वाला है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, पिता ने मुझे कानून का राज्य, वन का राज्य दिया है। तो कौशल्या जी कहती हैं कि अगर पिता ने तुमको वन राज्य दिया है तो माता बड़ी होती है, तो तुम मत जाओ। और यदि माता और पिता दोनों ने कहा है, यानी कैकेयी और दशरथ दोनों ने कहा है, तो फिर अयोध्या, तब फिर वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। यानी कि उस समय भी परिवार में भी नारी या माता का स्थान क्या रहा है। थोड़ा सा यहाँ मैं एक विषयांतर करके आज हम देखते हैं, कई बार जनसंचार के भी विशेषज्ञ यहाँ विराजमान हैं। हम देखते हैं किसी सीरियल में जो डायलॉग राइटर है वह किसी छोटे 10 वर्ष के बच्चे या बच्ची से कहलवाता है, शट अप मॉम यू डोंट अंडरस्टैंड, चुप रहो माँ तुम नहीं समझती हो। अब क्या होता है, उसको देखने वाले हर बच्चे और बच्ची के दिमाग में ये हो जाता है कि माँ नाम का प्राणी घर में सबसे निरीह होता है, आसानी से झिड़क लिए जाने योग्य, उसको कैसे भी किसी भी बात में कोई भी मतलब जो है उसे निरुत्तर किया जा सकता है। अब तो व्यक्ति अपनी माँ के प्रति भी सम्मान का भाव नहीं रखेगा, तो ऐसे में जब हम कहते हैं परदारेषु मातृवत्, तो वह भाव नहीं आ सकता।
और हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ मदर जो है, मां नाम की संस्था को बहुत योजना पूर्वक गढ़ा है लाखों सालों तक, ये कहकर कि मां भगवान से भी बड़ी होती है। इसलिए जिस समय हम ये कहते थे कि परदारेषु मातृवत, तो वह वैसा भाव संचारित होता था। इसलिए कहीं कहीं महिलाओं की भूमिका समाज जीवन के हर भाग में अगर उसको बेहतर करना है तो निश्चित रूप से हमें महिलाओं के लिए अनुकूल परिवेश देना होगा। मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव भी देता हूं, महिलाओं में कितनी सिंसियरिटी होती है। मैं पहले जिस विश्वविद्यालय में था उस समय हमने सोचा कि महिलाएं देश का लगभग 49% पॉपुलेशन है और उनका सहभाग बढ़े, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2007 में दिसंबर जनवरी के बीच में, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन। और जिनके घरों में परिवार में व्यवसाय है उन महिलाओं को व्यवसाय की अगर जानकारी हो कि बिल परचेज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए लेबर नॉर्म्स क्या होते हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसा हमने 5 दिन का एक पाठ्यक्रम पहले साल चलाया। मल मास में चलाया ताकि शादियां नहीं होती हैं। दोपहर में 1 से 5 बजे के बीच महिलाओं का जब भोजन आदि का काम नहीं रहता उस समय चलाया। तो आधे घंटे का हम टी ब्रेक देते थे। तो उन सभी बहनों ने कहा ये आधा घंटा बहुत होता है, आप इसको 15 मिनट कर दीजिए। 2 वर्ष बाद उस पाठ्यक्रम में कुछ महिलाओं ने कहा कि ये सब आप चाय बाहर देते हैं, चाहे अंदर ही नहीं दे सकते हैं कि ऑडिटोरियम में था कि हम मतलब 4 ही घंटे पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ यहाँ हम सब शिक्षक बैठे हैं अपनी क्लास में 4 घंटे तक बच्चों को कक्षा के कमरे से बाहर निकले बिना पढ़ा देना हमारे लिए अकल्पनीय बात है। मैं आपसे बिल्कुल अक्षरशः से सत्य कह रहा हूँ, तो वहां पर वो बहनें 1 बजे से 5 बजे तक निरंतर उसमें पढ़ती थी। बाद में उसको हमने 2 सप्ताह का, फिर धीरे धीरे 3 सप्ताह का किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि महिलाओं में जो एक प्रकार से कार्य में संलग्नता की और किसी भी कार्य में जो अपनी अभिरुचि प्रदर्शन की क्षमता है वह एक प्रकार से अतुल्य है। और कहीं न कहीं यदि महिलाओं को, चाहे वह सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक उद्यमिता का क्षेत्र हो, कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को यदि अनुकूल वातावरण मिलेगा तो शायद जैसा मेरा कक्षा के बीच में जो हम अपनी क्लास में 2 घंटा बच्चों को एक साथ इकट्ठा पढ़ाना बड़ा कठिन होता है, वहां 4 घंटे तक अगर, और बहुत सभी गृहिणियां थी जो सब 30-35 वर्ष से अधिकांश 30-35 वर्ष से अधिकांश आयु की बहनें थी, और उनका यह कहना कि और बिल्कुल क्लिष्ट विषय जो उन्होंने जीवन में नहीं पढ़ा वो सारे फाइनेंस से लेके सभी तरह के विषय उनको वहां पढ़ाए जाते थे और वो बिना उससे उबे या बिना किसी नीरसता के वे इसमें सहभाग करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में यदि हमें समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में बहनों की सहभागिता अगर बढ़ानी है और साथ ही साथ भारत जैसे देश को अगर उन्नत और प्रगत देशों की अग्रपंक्ति में हमको स्थापित करना है, तो जो देश की यह जो 49% संख्या है उन लोगों को देश की मुख्य धारा में और समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में लाने की आवश्यकता है। आइकॉन हमेशा रहे हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। देश की वो पहली महिला गवर्नर बनी थी 1948 में। तो ऐसी बात नहीं है, जहां महिलाओं को अनुकूल परिस्थिति बनी है। नमक आंदोलन में वे उस समय आजादी के पहले जेल में भी गई हैं, लेकिन वैसी सरोजिनी नायडू हम वापस से दूसरी नहीं खड़ी कर पाए। मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि ऐसे आइकॉन्स तो हमेशा रहे हैं। 1888 में रविंद्रनाथ ठाकुर की जो बहन थी, उन्होंने भी उस समय स्त्री शक्ति नाम का संगठन स्थापित किया था, चलाया था। तो ऐसी बहनें जो बड़ी मात्रा में इस प्रकार से समाज जीवन में उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जो निर्वाह की, लेकिन उसके अलावा हमें ऐसी नहीं मिलती। जो रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्णा कुमारी, उन्होंने 1882 में स्त्री शक्ति करके संगठन चलाया। इसी प्रकार से
पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य समाज नाम से महिला संगठन का एक स्थापना की और साथ ही उन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की। रमाबाई रानाडे ने स्त्री मंडल, महिला सेवा समाज मैसूर में 1913 में प्रारंभ हुआ, महिला सेवा समाज 1916 में पूना में स्थापित हुआ। भारत स्त्री महिला महामंडल 1901 में सरला देवी, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्णा देवी की पुत्री थी, उन्होंने स्थापित किया। सत्यशोधक समाज में सावित्रीबाई फुले और इन सभी ने जो उस समय अस्पृश्य वर्ग की बालिकाओं के लिए विद्यालय आदि प्रारंभ किए। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाएं अपने देश में जहां कहीं उनको अनुकूलता या कोई ऐसी आवश्यकता अनुभव हुई, उन्होंने समाज जीवन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।